हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये अगला वीडियो होने वाला है संक्रामक रोग पर। इसके पहले सिकल सेल एनीमिया, उसके कारण, प्रभाव, निदान कार्यक्रम, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है। उसमें पूरा ट्रिक से समझाया है, कॉन्सेप्ट समझाया है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, प्रश्न को याद कैसे रखना है, शब्द को कैसे रिलेट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो भरोसा आपने पिछले वीडियो में दिखाया है तो उसको अभी भी आप दिखाएं। आपके भरोसे पर हम खरे उतरेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कोई झांकी मंडप नहीं करना है हमको। हमको केवल ये समझना है कि टॉपिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, PYQ कहाँ से आए हैं और इस बार क्या संभावना है। एक तो वन लाइनर आएगा या स्टेटमेंट बेस्ड आएगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें संक्रामक रोग के बारे में दिया है, ठीक है। थोड़ा सेट कर लूँ मैं इसको, एक सेकेंड। ओके, तो स्टार्ट हो गया है। इसको स्टार्ट करते हम बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, यहाँ पर इसको समझना। ऐसे रोग जिनके रोगकारक जीव का संचरण वायु अथवा जल, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, इसीलिए इसे संचरणीय संक्रामक रोग कहते हैं। ये संक्रामक रोग है। फिर असंक्रामक रोग कौन से रहेंगे? जो किसी व्यक्ति में तो उसी व्यक्ति में रहेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर है तो वो दूसरे व्यक्ति में नहीं जा सकता। किसी को BP की परेशानी है, किसी को शुगर की परेशानी। अब किसी के हाथ पैर दर्द, किसी के घुटनों में दर्द की समस्या होती है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है ना। एक्चुअली ये बीमारी सारी है कि आप चाहो तो किसी व्यक्ति को दे सकते हो, जैसे BP शुगर, उसका टेंशन बढ़ा के, है ना, उसे रोज़ रोज़ ऐसा डोज दो, ऐसी बातों के, ऐसे तनाव भरे डोज, तो वो चीज़ अलग है। ये भी इंसान की एक अलग ही खूबी है। आजकल ये सब बहुत चल रहा है, लेकिन खैर इसे छोड़ते हैं। तो संक्रामक रोग वही रहेंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर उससे फैलेंगे। अगला देखिए, एक जीव से दूसरे जीव में फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं और ये रोग संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। उस व्यक्ति में इन्फेक्शन होता है, इसीलिए रोग उत्पन्न होते हैं। और ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे रोगाणु के कारण होते हैं। अब हानिकारक सूक्ष्म जीवों में कौन आएगा? जीवाणु, विषाणु, कृमि, कवक, ठीक है, प्रोटोजोआ आदि। ये सारे रोगकारक जीव है जिनके कारण संक्रमण होता है। यहाँ देखिए, संक्रामक रोगों का वर्गीकरण। एक तो जीवाणु जनित है, वायरस जनित है, वायरस, विषाणु, प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित, कवक जनित। अब एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि प्रश्न कैसे बनेगा। पहली बात तो प्रश्न ये बन सकता है कि उपरोक्त में से या निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित नहीं है, विषाणु जनित नहीं है, कवक जनित नहीं है, या कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है। या सीधे सीधे प्रश्न बनेगा कि मलेरिया रोग किससे कारित है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कृमि से, ठीक है। तो तब आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आगे हम देखते हैं। ये जो PDF है इसमें एक्चुअली क्या है कि जैसे कोई रोग है, यहाँ पे हैजा रोग है, तो हैजा रोग से संबंधित सारी बातें दी है। उस रोग का अन्य नाम क्या है, रोगकारक जीवाणु क्या है, प्रभावित अंग कौन सा है, लक्षण क्या है, उसके उपचार क्या है, कोई अन्य विषय है तो वो। लेकिन मैं एग्ज़ाम के लिए आपको बता दूं कि लक्षण वक्षण उतने नहीं याद रखने, केवल कुछ खास, जैसे कुछ बीमारियों में शरीर में लाल चकत्ते आते, दाने आते, लाल दाने, तो ये याद रखना दानों का रंग क्या रहता है, लाल है या सफ़ेद है। क्योंकि कुछ बीमारियों में त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाता है, कुछ में लाल हो जाता है, कुछ में नीला हो जाता है। तो ये बिंदु याद रखने वाले हो, आप निश्चिंत हो जाइए। जो भी संभावना है प्रश्न बन सकते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, PYQ से रिलेट करा के बताऊंगी कि ऐसा प्रश्न बना था तो अभी ये संभावना है। यदि कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो आपको तनाव नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और इस एक एक शब्द को ध्यान से दीजिए। क्योंकि होता ये कि जो जिनका बैकग्राउंड बायो नहीं है, साइंस नहीं, उनको बड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको कंटिन्यू करते, ठीक है। देखिए, यहाँ है कॉलरा, ठीक है।
कॉलरा में ये याद रखना है, इसको नीली मौत भी कहते हैं, मैं बताऊंगी क्यों। वैसे कॉलरा जो है उसके रोगकारक जीवाणु का नाम कॉलेरी, कॉलरा से कॉलेरी है तो विब्रियो कॉलेरी। प्रभावित अंग क्या है? आंत, आंत मतलब इंटेस्टाइन। जब भी याद रखना कोई बीमारी यदि आंत से संबंधित है तो वहाँ उसको उल्टी होगी, दस्त होगी, शरीर में पानी की कमी होगी। यदि ये सब हो रहा है तो उसके पैरों और पेशियों में ऐंठन होना शुरू हो जाएगा। अब इसका कारण क्या है? एक्चुअली ये कारण है, तो इसका जो कारण है, इसका कारण है घरेलू मक्खी से फैलती है और संदूषित खाद्य पदार्थ और जल से फैलती है। अब कुछ रोग ऐसे जो है ना, कुछ रोग जो है वायु से फैलते हैं, कुछ जल से फैलते हैं, कुछ मिट्टी से भी। मिट्टी से कैसे? टेटनस, वो आपको मैं बताऊंगी कैसे फैलता है मिट्टी से। तो हैजा जो है जल से फैलता है, मतलब जल से दूषित होने वाली एक बीमारी, ठीक है, हैजा जल से फैलता है। आगे देखिए इसका उपचार। इसके उपचार में क्या है? हैजे का टीका लगवाना, अभी मैं आगे बताऊंगी। और ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन करना, उबला हुआ पानी। क्यों भैया? जल से यदि बीमारी फैल रही तो उबला पानी नहीं पियोगे तो फिर तो आप और बीमार हो जाओगे ना, इसीलिए उबला हुआ पानी पीना है। आगे देखिए यहाँ पर इसमें ORS के घोल की बात की है। क्यों? क्योंकि शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया था। विद्युत अपघट, वही हम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं ना, उसका एक छोटा सा पाउच भी आता है मेडिकल में, वही देना है जल में घोल के। और मक्खियों से भोज्य पदार्थों को संदूषित होने से बचाना है। भैया जब हमको पता है कि मक्खियाँ हमारे खाने को ख़राब कर रही है, बीमार कर रही है, शरीर को ख़राब कर रही है, तो हमारा खाना उनसे बचा के रखो, ढक के रखो। जितना हो सके गरम गरम खाना खाओ। गरम गरम मतलब ऐसा नहीं कि सब्जी उधर से आई और सीधे पेट में। गरम गरम मतलब इतना कि ज़्यादा समय ना हो कि 6, 8, 10 घंटे हो गए उसके बाद आप खाना खा रहे हो, या तो ऐसे समय पे खाने को गरम कर लिया करो एक बार, तो उसके जो सूक्ष्म जीवाणुओं की ग्रोथ हुई है वो मर जाते हैं, ठीक है। आगे सुनिए, ORS क्वेश्चन कहाँ बन सकता है? ORS का फुल फॉर्म बताइए। तो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है मैम। अब ये बता दो इसकी खोज किसने की थी? तो हेमेंद्रनाथ चटर्जी ने। कैसे याद रखोगे? उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसका तनाव आप छोड़ दो। तो हेमेंद्रनाथ चटर्जी। एक बात बताओ, ORS थोड़ा मीठा लगता है खाने में, टेस्ट मीठा मीठा होता है, तो हमको जितना भी देंगे हम पूरा चट कर जाते, ठीक है। तो ORS की खोज हेमेंद्रनाथ चटर्जी ने की थी। अगला है हैजा विष। हैजा विष की खोज किसने की थी? हैजा विष की खोज भारतीय सूक्ष्म विज्ञानी शंभुनाथ ने की थी। बहुत आसान और मज़ेदार ट्रिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शंभुनाथ, शंभुनाथ मतलब भोलेनाथ, ठीक है। भोलेनाथ के कंठ में हम यदि देखें, कैसे देखें? बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखें, और ये कोई विज्ञानी ही देख सकता। जब कोई भारत का सूक्ष्म विज्ञानी शंभुनाथ के कंठ में देखे तो हमें वो नीला दिखाई देगा, है ना, हमें वो नीला दिखाई देगा। और मैंने आपको बताया था कि इसको नीली मौत भी कहते हैं, जो कॉलरा बीमारी, इसको नीली मौत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भारतीय सूक्ष्म विज्ञानी है उन्होंने शंभुनाथ के कंठ में देखा था, तो वहाँ पर उन्होंने विष धारण किया था और विष के कारण उनका कंठ नीला दिखाई देता है। तो भारतीय सूक्ष्म विज्ञानी शंभुनाथ ने हैजा विष की खोज की थी 1959 में, और इसीलिए इस बीमारी को नीली मौत भी कहते। इसीलिए नहीं कहते, मैं बता रही हूँ, नीली मौत कहते रिलेट करके। और ORS की खोज, सॉरी यार, ORS पता नहीं क्यों बोल रही हूँ मैं, हाँ, ORS की खोज जो है चटर्जी ने की थी। उसके बाद अगला फैक्ट ये है कि हैजा को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत रखा है, ठीक है मैम, इसमें कुछ खास बात नहीं है। फिर हिलशोल हैजा का मुंह के माध्यम से दिया जाने वाला एक टीका है जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा, अमुक टीका किसने तैयार किया है? भारत बायोटेक ने। इससे ज़्यादा ना कुछ, इससे कम, ठीक है। आगे चलिए, डिप्थीरिया। अधिकतर जो बीमारी है इनके रोगकारक जीव का नाम इसी पर है। एक चीज़ और कि मैं स्पीड थोड़ी अपनी फास्ट रख रही हूँ, यदि आपको लगता है कि आपको स्लो सुनना चाहिए, धीरे धीरे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो स्पीड प्लेबैक स्पीड वाला ऑप्शन होता है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, उसमें सारी फैसिलिटी दी है। क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, क्वालिटी वाली चीज़ें हमको पढ़नी है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवाइज़ करना है, उस पर कमांड होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है ना कि हमारा सिलेबस हो जाए, ठीक है। तो आप इसमें कंटिन्यू करें। अगला सुनिए, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया किससे होता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी से।
अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो पूरा श्वसन तंत्र उसको प्रभावित करता है। अच्छा, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है तो मैम फिर ये ज़रूर वायु से फैलता होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो आंत को प्रभावित करता है ऐसी चीज़ें जल जनित बीमारी थी, लेकिन ये श्वसन तंत्र को कर रहा है तो वायु से फैलता है। मैम इसके लक्षण क्या होंगे? देखो, यदि आपके श्वसन तंत्र में कुछ भी इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होता है, तो पहली बात तो फीवर आती है। ये फीवर ऐसा है चाहे जो बीमारी हो। अब किसी को लूज़ मोशन लग जाए उसमें भी फीवर आएगा, क्योंकि शरीर में जल की कमी हो गई है, उसकी इम्यूनिटी उसका साथ नहीं दे रही है। ठीक है, गले में ज़ख्म हो जाएगा, गले में अर्धठोस पदार्थ रिसना शुरू हो जाएगा, एक कठोर झिल्ली में परिवर्तित हो जाएगा और वायुमार्ग को अवरुद्ध कर देगा। ठीक है मैम, जितना काम का था आपने बता दिया। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आप तो ये बताया कीजिए, तो सुन लीजिए। क्वेश्चन बनेगा डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, या डीपीटी में टी क्या है, डीपीटी में पी क्या है। फिर शिशु को रोगी से अलग रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और संक्रमण का खतरा उनमें ज़्यादा रहता है। 1978 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम इसमें शामिल है। ठीक है, जो डिप्थीरिया है उसको राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में शामिल किया गया, जो 1978 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में देखें तो सार्वभौमिक टीकाकरण के अंतर्गत ये शामिल है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो रही होंगी। ऐसे आप अकेले पढ़ेंगे तो आपको महीनों लग जाएंगे, न चीज़ें समझ में आएगी, न फैक्ट याद होंगे, पता नहीं क्या आत है, क्या डिप्थीरिया है, क्या ऊफिंग कब है, अभी कितनी सारी बीमारी आएगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर इस वीडियो को अच्छे से देख लो तसल्ली से। आपकी ये जो समस्या है ना संक्रामक रोग वाली, वो दूर हो जाएगी। अगला है ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी सुन के ही सबको लगता है कि केवल फेफड़ों में होता है, लंग्स में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं पे लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, आंतक्षय, मस्तिष्क क्षय और अस्थिक्षय। मतलब आपके इंटेस्टाइन में भी टीबी हो सकती है, आपके ब्रेन में भी टीबी हो सकती है और बोन में भी टीबी हो सकती है। ठीक है, इसका अन्य नाम है तपेदिक या राजयक्ष्मा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बीमारी कारित होती। प्रभावित अंग फेफड़ा। अब फेफड़ा है मतलब पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऐसी तैसी कर देगा वो। कैसे? ज्वर, फीवर आएगा, खांसी, बलगम के साथ ब्लड आएगा, अत्यधिक कमजोरी होगी। ये रोग वायु के माध्यम से संक्रमित विसर्जित पदार्थों, थूक, खांसी और छींक के द्वारा फैलता है, फिर वायु के द्वारा, क्योंकि फेफड़ों को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है मैम, एक पेज तो आपने कंप्लीट करा दिया, अब आगे का भी इसी तरह कंटिन्यू कर दीजिए। आगे चलते, इसका उपचार क्या होना चाहिए? इसके उपचार में देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, बीसीजी का पूरा नाम बताइए, तो बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। डॉट्स का पूरा नाम बताइए, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे बन सकते हैं। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन और डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। अगला देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको बहुत आसानी से याद होगा। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी और इसको संशोधित कब किया? 1997 में। इसको मैंने ऐसे याद रखा है कि एक व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, तो ट्यूबरकुलोसिस उसको 62 ईयर्स की एज में हुआ, क्योंकि इस टाइम इंसान की जो इम्यूनिटी बहुत कम होती है और 62 एक वृद्ध अवस्था होती है लगभग। तो 62 साल की उम्र में किसी व्यक्ति को तपेदिक हुआ, फिर उसको कंट्रोल करना शुरू किया, लेकिन 1997 में जाकर उसका फिर क्रियाक्रम करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि भाई वो तपेदिक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया, तो उस बीमारी से जूझते जूझते, दवाइयाँ देते देते, बीसीजी का टीका तो पहले लगा नहीं था, डॉट्स का इलाज कराते कराते 1997 तक वो रहे और फिर हमको क्रियाक्रम करना पड़ा, तो ये संशोधन हो गया उनमें। तो 1962 तपेदिक नियंत्रण और 1997 संशोधन। आप बोलोगे हे भगवान, मैडम यहाँ पढ़ा रही है, लोगों को निपटा रही है, हर वीडियो में किसी न किसी को तो ट्रिक बना के कुछ न कुछ निपटा ही देती है। तो देखिए, याद रखने से मतलब हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, हम केवल एक उसमें ट्रिक बना रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, बाकी मनसा ऐसी कुछ नहीं है। सब लोग का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहे।
आगे बीसीजी टीका की जो खोज है 1906 में अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्यूरिन ने दी थी। इसको याद रखना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि इन्हीं के नाम पर इस टीके का नाम बीसीजी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन रखा था। नेक्स्ट ये है कि 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, वो क्यों? देखिए क्या है कि 24 मार्च 1882 को ही जो रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज की थी, जिस बैक्टीरिया से टीबी बीमारी होती है। तो इसीलिए 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बनेगा कि 24 मार्च को ही टीबी के या क्षय रोग के टीके की खोज हुई थी, इसीलिए ये मनाया जाता है। तो यहाँ ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको स्पष्ट याद रखना है कि बैक्टीरिया की खोज हुई थी 24 मार्च 1882 को, इसीलिए 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तपेदिक के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 25 के माध्यम से 2025 तक टीबी उन्मूलन भारत का लक्ष्य रखा है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रणनीतिक योजना कब तक है? 17 से 25 तक। वेरी गुड। और उन्मूलन का लक्ष्य, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। यहाँ दे देगा 2024, 2030, 2040, 2026, लेकिन आपको तो 2025 ही लगाना है। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और बनेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। भारत ने टीबी मुक्त भारत भारत ने टीबी मुक्त भारत जो है 25 रखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 रखा है, और राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 25 तक है। सॉरी, थोड़ा बोलने में गलत आ गया था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ज़्यादा फोकस करें। अगला है लेप्रोसी। इसको याद रखना बहुत आसान है। देखिए, हैंसन एक किसी का सन है मतलब है, सन मतलब लड़का, सन। तो सन को क्या, उसको लेप्रोसी रोग हो गया था या उसकी लेप्रोस्कोपी करवाई गई थी। लेप्रोस्कोपी भी होती है। तो एक किसी का सन है, उसको उसके लेप्रोस्कोपी कराई गई थी। अब इसका रोगकारक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सीधे सीधे याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बस याद ये रखना है, क्या याद रखना है मैम, कि ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अच्छा, अभी तक तो आपने बताया कि कोई बीमारी आंत को प्रभावित कर रही है, कोई बीमारी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रही है, लेकिन मैम जब ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो इसके लक्षण कैसे रहेंगे? तो वो मैं बताती हूँ कि इसके लक्षण कैसे रहेंगे। इसके लक्षण ऐसे रहेंगे कि त्वचा में पपड़ी बनेगी, आपको कोई स्थायी विकृति हो सकती है या गांठें बन सकती, कहीं घाव बन सकता है। संक्रमित अंगों में संवेदना, सेंसेशन लॉस जिसको हम बोलते हैं ना, वो हो सकता है। ये किसी रोगी के संपर्क में आने से फैलता है, क्योंकि हम पढ़ रहे संक्रामक रोग है और जीवाणुजनित संक्रामक रोग है। अब इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी, अब ये भाई हमारे डॉक्टर साहब लिख के देंगे कि कौन सी दवाई लेना है। अब ये भी काम हम ही कर ले तो फिर भैया आप डॉक्टर क्यों बन गए? तो इसीलिए उनके भरोसे थोड़ा रह लो, वो दवाइयाँ लिख के देंगे फिर। अगला देखिए, अगला फैक्ट है जल में रोगाणुरोधक औषधि मिलाकर स्नान करना, डेप्सोन, क्लोफाजिमीन, रिफैम्बिसिन औषधिया का। ठीक है भैया, ये याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद क्या रखना है, जो ऊपर बताया था कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके अदर फैक्ट है कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में स्टार्ट किया है और 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम स्टार्ट किया। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल घुमा फिरा के बन सकते हैं। एक तो कंट्रोल है और एक नियंत्रण है। कंट्रोल आप कब करते हो? आप सोचते हो कि आप अपनी 5 उंगलियों पे कंट्रोल करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपकी 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है। तो 1955 में कंट्रोल करना शुरू किया, लेकिन फिर आपसे कंट्रोल हो नहीं पाया, एक लंबा समय आपको लग गया, ठीक है। तो फिर उन्मूलन कब हुआ? 1983 में। 1955 से कंट्रोल करना शुरू किया, उन्मूलन हुआ 1983 में। और विशिष्ट कार्य योजना 2012 में कुष्ठ रोगियों के लिए।
12 से 12 महीने, मतलब जो कुष्ठ रोगी है उनकी सेवा करने के लिए हमको 12 महीने कुछ न कुछ विशिष्ट काम करना चाहिए। तो 2012, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक बहुत आसानी से चीज़ें आपको याद हो गई होगी। अगला देखिए, टिटनेस। अब टिटनेस मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको जल जनित बीमारी बताया जो जल से फैलती है, फिर वायु से फैलती है, संक्रमण होता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को मना करते कि बेटा मिट्टी नहीं खाओ, मिट्टी मुंह में नहीं लो। क्यों? क्योंकि जो जीवाणु है ना मिट्टी में उपस्थित रहता है, और मिट्टी बच्चे खाते हैं तो उस मिट्टी के माध्यम से बच्चों के मुंह से शरीर में प्रवेश करता है और फिर अपने रंग ढंग दिखाने शुरू करता है, ठीक है। तो ये जो टिटनेस है, इसका अन्य नाम धनुष्टंकार, धनुस्तंभ या लॉकजॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जबड़ा पूरा बंद हो जाता है और जो बच्चे का शरीर है धनुष की तरह आकृति ले लेता है। इसका रोगकारक जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। फिर यहाँ टेटनस से टिटेनी याद कर सकते हो, ये भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। मैम अभी आपने लेप्रोसी बताया था, वो भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा, तो बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, चेहरे, गर्दन और जबड़े की मांसपेशियों में पैरालिसिस होने के कारण ये अकड़ जाता है, ठीक है मैम, इतना तो हमको याद हो गया। अब इसकी आगे की पूरी गाथा सुना दीजिए आपकी, टेटनस और क्या क्या रंग ढंग दिखाता है अपने। इसमें क्या होता है, श्वसन पेशियाँ भी संकुचित हो जाती है और जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। चोट लगने और घाव होने पर 24 घंटे के अंदर टेटनस। आपने कभी भी सुना होगा कि कभी भी आपको यदि कोई लोहे के सामान से चोट लग जाती है, कहीं शरीर में घाव हो जाता है, तो बोलते हैं कि भाई टीटी जाके लगा ले। टीटी क्यों लगा ले? क्योंकि जो लोहा होता है उसमें भी कहीं ना कहीं मिट्टी धूल लगी होती है, उसमें जो जंग होती है, तो इसीलिए बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप ये वैक्सीन लगाइए, तो इससे इस रोग से प्रिवेंट हुआ जा सकता है। और बिल्कुल आपको लगाना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि कुछ बीमारी भी हुई तो घर वाले परेशान होंगे, आपको क्या, आप तो बेड पे डले रहेंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए आप लोग। फिर घाव को स्वच्छ रखना और धूल से बचाना, ठीक है मैम। टेटनस तो समझा ही दी। आप कभी कुछ चोट लग गई तो सबसे पहले तो टीका ही लगाएंगे हम डॉक्टर साहब के पास जाके। अगला देखिए, टाइफाइड। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं, मोतीझरा भी कहते हैं और आंत का बुखार भी कहते हैं। अब ये साल्मोनेला टाइफी से होता है और आंत को प्रभावित करता है। सीधे सीधे आंत का बुखार भी इसको कहते हैं। अब आंत को प्रभावित करता है, मैंने बोला है कि लक्षण में बुखार, बुखार तो फ्री में हर जगह रहेगा। सिर दर्द, अरे मैडम ये तो ऐसे ही होते रहता है, रोज़ होता है। धीमी नाड़ी, शरीर पर लाल दाने, कब्ज की शिकायत। मैंने आपको बोला था कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कुछ विशेष लक्षण हैं, जैसे शरीर पे लाल दाने। कुछ में पपड़ी निकल रही थी त्वचा में, लेकिन शरीर पे लाल दाने किस में हो जाते हैं, टाइफाइड में। और रोगी की स्प्लीन और आंत्र योजनी ग्रंथियाँ बढ़ जाती है। स्प्लीन मतलब प्लीहा, इसमें इन्लार्जमेंट हो जाता है। ये रोग दूषित भोजन और जल से होता है। मैंने आपको कुछ वायु से बताया, कुछ मिट्टी से, तो ये टाइफाइड किससे होता है, दूषित भोजन और जल करने से। इसीलिए आप लोग बाहर रहते हैं तो बिल्कुल इत्मीनान से गरम गरम खाना खाया करो। स्वास्थ्य सबसे पहले, शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही ढंग से पढ़ाई हो पाएगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं ढोंग करके कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगला देखिए, इसका उपचार क्या हो सकता है। क्लोरोमाइसिटीन जैसे प्रतिजैविक दवाओं का यूज़ करना चाहिए। रोगी को टैब, टाइफाइड, पैराटाइफाइड और पैराटाइफाइड बी के उपचार का टीका, एंटी टाइफाइड टीकाकरण, अस्वच्छ भोजन प्रयोग में नहीं लाना, बिल्कुल नहीं लाएंगे। अगला फैक्ट ये है कि इसकी पहचान के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, मैंने उसमें बोला था कि सिकल सेल एनीमिया के पता लगाने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए सिकलिंग टेस्ट किया जाता है। सिकलिंग क्वेश्चन बन सकता है, गांठ बांध लेना। ऐसे ही टाइफाइड के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इन टेस्टों से भी एक प्रश्न बन सकता है। अगला फैक्ट देखिए, 1978 में प्रारंभ किए गए विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर टाइफाइड के टीकों को भी शामिल किया गया। इससे प्रश्न क्या बनेगा, इससे प्रश्न ये बनेगा कि विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो कब किया गया, 1978 में। अगला है वूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस या काली खांसी। अच्छा मैम, काली खांसी भी होती है तो हमको पता ही नहीं था।
अभी रुकिए ज़रा, सिलेबस में ऐसी चीज़ें है कि सारी चीज़ें पता चलने लगेगी। तो ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है। अब खांसी है तो फेफड़ा प्रभावित होगा। अब भैया फेफड़ा है तो बुखार तो पहले फ्री में आएगा, सर्दी भी होगी, यदि बच्चों में वो बीमारी होती है तो सांस लेने में उनको तकलीफ़ होगी, बड़ों में भी होगी बिल्कुल। थकान होगी, उल्टी हो सकती, कष्टदायक खांसी हो सकती, नाक बहना, इसीलिए अपने साथ हैंकी लेके घूमा करो। इस रोग का प्रसार वायु के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि फेफड़ों में कोई चीज़ एयर के थ्रू जाएगी। ये रोग मुख्यतः बच्चों में होता है। बच्चों से संबंधित बीमारी काली खांसी। इसका उपचार क्या करेंगे? डीपीटी का टीका देंगे, क्योंकि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ठीक है, खांसी के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। और भाई जिनको टीके नहीं लगे उनसे अपने बच्चों को दूर रखो कि भैया जाना नहीं उनके पास। अगला देखिए, निमोनिया या निमोनिया। ये कारक जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी है, फेफड़े को प्रभावित करता है। फेफड़े में फिर बलगम आना, फेफड़ों में सूजन, सीने में दर्द, जुकाम होना, थकान, सांस लेने में समस्या, तीव्र ज्वर और छोटे बच्चों में अधिक होता है। इसलिए छोटे बच्चों की बहुत केयर की जाती है कि ऐसी बीमारियों से उनको बचाया जा सके। इसका उपचार बता दीजिए मैम। तो इसके उपचार में क्या है बताती हूँ। इसके उपचार में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीफंगल औषधियों का यूज़ किया जाता है। और निमोनिया के टीके की खोज मॉरिस हिलमैन ने की थी। क्यों? भैया किसी को यदि निमोनिया हो जाए, यदि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही, छाती में दर्द हो रहा है, तो उसका पूरा शरीर हिल जाएगा। तो मॉरिस हिलमैन ने निमोनिया के टीके की खोज की थी। अगली जो बीमारी है उसको देखिए कि ये क्या तांडव मचा रही है। तो प्लेग। अब इसका रोगकारक जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस और ये चूहा और गिलहरी से होता है। भैया इन दोनों से तो बच के ही रहना। अब ये लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करता है। मैम अभी तक तो हमने देखा कोई फेफड़े को, कोई आंत को, कोई श्वसन तंत्र को, कोई नर्वस सिस्टम को। अब ये लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित कर रहा है। तो अलग अलग बीमारी है, उनका टैलेंट अलग अलग है, अपना अलग अलग हुनर दिखाएगी ना। इसके लक्षण देखिए, तीव्र ज्वर और शरीर पे गिल्टी आ जाती है। अब प्लेग भी 3 प्रकार के होते हैं, अलग अलग गिल्टियों के। भाई इसके अलग नाटक है, देख लो। अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते। एक तो गिल्टी वाले प्लेग होते हैं, एक न्यूमोनिक प्लेग होते हैं और एक सेप्टिसीमिक प्लेग होते हैं। गिल्टी वाले प्लेग में रोगी की जांच, काख मतलब एक्जिला और गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। न्यूमोनिक प्लेग में रोगी को खांसी, छींक और थूक के माध्यम से फैलता है। और जो सेप्टिसीमिक होता है उसमें गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाता है और बहुत घातक होता है। तो सेप्टिसीमिक वाला सबसे खतरनाक होता है। अगला ये कि मैंने आपको बताया था चूहा और गिलहरियों से फैलता है, तो आपका क्या दायित्व होना चाहिए कि भैया इनको तो निपटा ही दो, बिल्कुल क्रियाक्रम कर दो इनका। भोजन साफ़ रखो, पानी साफ़ रखो, मरीजों को साफ़ स्थान पे रखो और एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज़ करो, सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाइयाँ। ये जो बीमारी है ना अपनी, इससे होने वाली मृत्यु को काली मौत भी कहते हैं और इसकी पहचान के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट कहते हैं। मैंने 3 टेस्ट आपको बहुत अच्छे से रटाए हैं, जैसे टाइफाइड के लिए विडॉल टेस्ट, सिकल सेल एनीमिया के लिए सिकलिंग टेस्ट और ये अपनी जो बीमारी है इसके लिए मॉन्टेक्स टेस्ट। और इससे होने वाली मृत्यु को काली मौत कहते हैं। अब पता है आप लोग कन्फ्यूज़ कहाँ होगे, बताती हूँ। कन्फ्यूज़ ये हो गया, मैंने आपको काली खांसी पढ़ाया था ऊफिंग कप, तो आप बोलोगे अच्छा काली खांसी और इससे होने वाली मौत को काली मौत कहते हैं। यही फंस जाना और गलत कर लेना। यदि गलत कर लोगे ना उत्तर, तो फिर ये सब मेरा पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे यदि टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो उसका आउटपुट निकालना। तो काली खांसी से होने वाली मृत्यु को काली मौत नहीं कहते, बल्कि ये अपनी बीमारी से, ठीक है। अगला देखिए, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है मिलिट्री एथलीमिया, इसका अन्य नाम है ट्रेकोमा का। इसका जीवाणु कौन है? क्लेमिडिया ट्रेकोमेटिस, आँख से संबंधित है। मैम हमने तो ट्रेकोमा और ये सारी बीमारियां सुनी है, इतना तो पता था कि यहाँ आँख से रिलेट है। तो इसमें आँखें लाल हो जाएगी, उसमें जलन होगी, सूजन होगी, आँखों से निकलने वाले द्रव का गाढ़ा होना, पलकों के आसपास में चिपक जाना, आँख की कॉर्निया की वृद्धि हो जाती है और रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। सबसे अच्छा सिम्टम ये है कि कॉर्निया की वृद्धि होती है ना,
देखिए कॉर्निया बोला, ना रेटिना बोला, ना आइरिस बोला, ना शंकु बोला, ना ही कुछ बोला, कॉर्निया की बात चल रही है। तो क्लियर रखे कि कॉर्निया से संबंधित ही स्टेटमेंट आए तो उसके साथ जाना है। अगला है सल्फासिटीमाइड, उपचार है भैया इसके, तो डॉक्टर साहब लिख के देना, हम काहे याद रखें। आँखों को साफ़ और ठंडे पानी से धोएंगे, घर के आसपास साफ़ सुथरा साफ़ सफाई रखा करो, झाड़ू वाड़ू लगा लिया करो कभी। अगला देखो सिफिलिस, यह है ट्रेपोनोमा पैलिडम, इसका जीवाणु है, जो जेनेटल ऑर्गन्स है उसको अफेक्ट करता है। इसमें फीवर आना, त्वचा, गले, योनि और मलद्वार में घाव हो जाना, हाथ पैरों में दाने आना, मुंह में सफ़ेद धब्बे। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, सफ़ेद धब्बे किस बीमारी में होते? मैंने आपको लाल दाने बताए थे टाइफाइड में, है ना। एक रोग था उसमें त्वचा की पपड़ी निकल रही थी, लेकिन मुंह में सफ़ेद धब्बे तो ये सिफिलिस में होता है। अगला देखिए, सिफिलिस से ही बारे में अदर फैक्ट दिए हो गए यहाँ पर, उसको क्लियर कर लेते। तो ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप से होता है, इसका संक्रमण जो होता है, और रोगी को केवल एक ही व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करने चाहिए, ये इसका उपचार है। व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए, समलैंगिकता से बचना, वेश्यावृत्ति से बचना। इसमें पेनिसिलिन से लाभ होता है, पेनिसिलिन दवाई है वो इसमें बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगला है गोनोरिया, तो नाइसेरिया गोनोरिया इसका जीवाणु है, ये भी जेनेटल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। जननांगों में, श्लेष्मा झिल्लियों में सूजन आ जाती है, इरिटेशन होता है, जलन होती है, मूत्र त्याग के समय जलन होती है, जोड़ों में दर्द होता है, महिलाओं में बांझपन आ जाता है। ये भी संक्रमित रोगी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप से बीमारी फैलती है। इसका उपचार ये है कि रोगी को व्यक्ति के साथ संभोग करने से बचना चाहिए, एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग, एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन के इंजेक्शन लेने चाहिए, ठीक है। अगला है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस। अब ये प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, ये बहुत ही यूनिक बीमारी, क्योंकि कोई श्वसन तंत्र को, कोई आंत को, है ना, कोई नर्वस सिस्टम को, कोई जेनेटल ऑर्गन्स को, कोई फेफड़े को, लेकिन ये बीमारी जो है एंथ्रेक्स प्लेटलेट्स को इफ़ेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, फफोले उत्पन्न होते हैं और उसका काला पड़ना। अच्छा मैम, आपने टाइफाइड में बताया था शरीर में लाल दाने आते हैं, ठीक है। कुछ बीमारी में सफ़ेद पपड़ी आती है, लेकिन भैया जो एंथ्रेक्स है ना, ये काला पड़ जाता है शरीर में, त्वचा में कालापन हो जाता है, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, उल्टी, पेट में दिक्कत, अतिसार, सामान्य सर्दी, सांस लेने में दिक्कत। इसमें एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज़ करते हैं और एंथ्रेक्स बिप टीके का यूज़ करते हैं। टीका कौन सा है, एंथ्रेक्स बिप। लगभग सारी बीमारियों के जो जीवाणु हैं, उनके जीवाणु वैसे ही है जैसे उनका नाम है, जीवाणु का नाम वैसा ही है जैसा बीमारी का नाम है। अगला इसमें है कि 1881 में लुई पाश्चर के द्वारा पहला टीका विकसित किया गया था, इसे एंथ्रेक्स बिप भी कहते हैं, और इसका प्रयोग जैविक युद्ध में किया जा सकता है। जैविक युद्ध मतलब क्या है, आप कमेंट करके बताइए, जैविक युद्ध क्या होता है। आज का वीडियो समाप्त हुआ, आज हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न हो गई होगी। और देखिए परीक्षा के लिए समय बहुत कम है, एक एक दिन हाथ से निकलते जा रहा है, तो बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है, आपको समय को इन्वेस्ट करना है। तो दिन रात एक कर दीजिए, जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए, और इस चक्रव्यूह को तोड़ के इसी बार इस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।